सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन साहब मौजूद हैं। शाहनवाज भाई, आप मुबारकबाद लेंगे? अभी तक बीजेपी के जितने नेता आ रहे हैं, मैं कह रही हूँ मैं मुबारकबाद दे दूं, सब कह रहे हैं नहीं इंतजार कर लीजिए, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। अब बताइए, आप लेंगे या नहीं लेंगे? आप भी कहेंगे इंतजार करो रोमाना? नहीं, इस बात की मुबारकबाद रोमाना जी दे सकती हैं कि आज तक के लगातार इतिहास में सबसे ज़्यादा सीट बीजेपी का दिख रहा है। कभी ट्रेंड में भी इतना नहीं दिखता था, क्योंकि सुबह से हम आपको देख रहे हैं और सुबह सुबह जब हमने एबीपी न्यूज़ लगाया तो दिख रहा था कि बहुत सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं। तो हमारा तो मन बैठा जा रहा था कि ये कैसे हो सकता है। राहुल जी के जब चरण पहुंच गए हरियाणा में तो कांग्रेस पार्टी का बंटाधार तो होना ही था। और कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी, सिर्फ जिलेबी खाने को गई। आपने अपना विज्ञापन याद दिला दिया, वो जो बीजेपी ने विज्ञापन नहीं जारी किया था कि अच्छा है राहुल आ गया अब बीजेपी जीत जाएगी, वही वाला विज्ञापन आपने याद दिला दिया। ये बताइए यहाँ पर तैयारी क्या है? मतलब जलेबी मिलेगी? अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं हरियाणा में तो जलेबी खाएंगे हम लोग, लड्डू खाएंगे, क्या मिठाई कौन सी चलने वाली आज? नहीं, हमारे यहाँ तो जलेबी जो दुख का वक्त होता है तभी खाते हैं। हमारे यहाँ जीत में, खुशी में देश भर में लोग लड्डू खाते हैं। कांग्रेस के भाग में लड्डू नहीं है। अब जलेबी की तरह घूमते रहिए, कहिए कि जलेबी एक्सपोर्ट करते रहिए। अब कांग्रेसियों के पास नया काम है। सुबह से मैं देख रहा हूँ जलेबी इतनी खाली कि कहीं बीमार न हो जाए वो लोग। तो हरियाणा का चुनाव कांग्रेस के लिए जलेबी साबित हो गया। रागनी, इंतजार ठीक है शाहनवाज भाई, जरा एक कमेंट रागनी से भी ले लेते हैं। ये मतलब जलेबी बन गया कांग्रेस के लिए हरियाणा का चुनाव। बीजेपी 49, कांग्रेस 35। एक बात कह दूं, हम लोगों ने भी एक बार गलती की थी। बिहार में हमने पहले ही जश्न मना लिया था और वो अच्छा नहीं रहा था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ट्रेंड में ही जश्न मना ली। उनको मालूम होना चाहिए कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और हमारे लिए तो बहुत अच्छा है आपका जो ट्रेंड दिख रहा है 35-49, इससे बढ़कर खुशी की बात बीजेपी के लिए क्या हो सकती है? वैसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश, आप सही कह रहे हैं शाहनवाज भाई, बहुत हाई था। मतलब सुबह 7 बजे, मैंने देखा नहीं अभी तक, लेकिन 7 बजे ही बाकायदा पटाखे चल रहे थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश आई। कांग्रेस मुख्यालय पर हम देख रहे थे, वहां पर मिठाइयां, जलेबी सब था। हाँ जी रागनी जी, आ जाइए। अब तो कांग्रेस मुख्यालय पे सन्नाटा है, प्लीज आइए। जल्दबाजी कर दी कांग्रेस ने हरियाणा को। देखिए रोमाना जी, ऐसा है शाहनवाज जी के मन में लड्डू फूट रहे हैं, वो मन में ही रह जाएंगे, मुंह तक नहीं आ पाएंगे। तो ठीक है, आप मन में लड्डू फोड़ते रहिए। मैंने पहले भी कहा, जब तक नतीजा नहीं आएगा ये लड्डू और जलेबी का संघर्ष चलते रहना चाहिए। अब आप सन्नाटे की बात करें, देखिए 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, चूंकि सारे प्रवक्ता भी वहीं थे, प्रांगण में जितने पत्रकार थे वो सारे प्रवक्ताओं से भी बाइट ले रहे थे। उसके बाद आप जैसे सभी तमाम चैनल्स पर जाकर बैठ गए हैं। अब या तो हम वहां खड़े हो सकते हैं और आपको भीड़ भाड़ दिख सकती है, या यहाँ हम आपके साथ बातचीत कर सकते हैं। तो देखिए, मैं तो ये कहना चाहती हूँ, और ये सुन के शाहनवाज जी खुश होंगे, कि मन को ना तटस्थ बनाना चाहिए। ये इतना अति आत्मविश्वास भी बहुत अच्छा नहीं है। न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। तो भाई राजधर्म की का एक पाठ पढ़ाया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही मोदी जी को। सुनिए ना पूरी बात शाहनवाज जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली, 1 मिनट मुझे पूरा कर लेने दीजिए। पूरा कीजिए। मुझे तो बस बता रहे थे दर्शकों को कि अटल बिहारी वाजपेयी। अरे मैं खुद ही बता रही हूँ, आप क्या बताएंगी, मैं खुद बता रही हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजधर्म का पाठ पढ़ाया, और जिस कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत की बात करते थे, उसका गला घोटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो अपने ही नेता की बात नहीं मानते हैं, आज क्या याद दिला रहे हैं कि मैं किसकी पंक्ति पढ़ रही हूँ? भाई पत्थर, नौजवान बच्चों के हाथ से किताबें लेकर पत्थर पकड़ा दिए, चोरी छुपकर प्रदेश का दर्जा छीन लिया, महीनों तक आईटी सर्विसेज, संचार माध्यम पूरी तरीके से बंद कर दिया। और आज उसी जम्मू कश्मीर ने करारा तमाचा भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व के मुंह पर मारा है। जरा उसके लिए भी क्षोभ भी मनाइए शाहनवाज जी। ये मन में लड्डू फूटना बहुत अच्छा है, लेकिन कश्मीर की दुर्गति जो आपने की, पिछले 100 दिन में 39 बड़े आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें 26 जवान मारे गए,
15 नागरिक मारे गए, ये सब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक। आप एक प्रदेश की दुर्दशा करके आज जश्न मनाना चाहते हैं, मनाते रहिए, हरियाणा का परिणाम भी बदलेगा और शाम को मैं फिर बहस करूंगी आपके साथ। चलिए ठीक है, इंतजार रहेगा शाम का भी, तब तक और तस्वीर जो है वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। हालांकि अभी तो चुनाव आयोग का जो आंकड़ा है हरियाणा को लेकर वो भी यही बता रहा है कि अपने दम पर बीजेपी हरियाणा के अंदर बहुमत फिलहाल रुझानों में हासिल करती हुई नजर आ रही है। और इस बीच क्योंकि यहाँ पर जलेबी और लड्डुओं की बात हो रही है, तो जरा ग्राउंड पर क्या चल रहा है, हमारी रिपोर्टर है जातिका, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है, जरा वो दिखा देते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाती हूँ। हरियाणा की बादशाहपुर सीट लगातार बढ़त बनाए हुए हैं राव नरबीर सिंह जी, और इस वक्त सेलिब्रेशन शुरू हो गया है उनके निवास पर। फूलों के साथ में स्वागत भी हो रहा है, साथ में देखिए लड्डू आ गए हैं और लड्डू बांटे जा रहे हैं, सभी मिठाइयाँ खा रहे हैं, क्योंकि 5वें राउंड का अगर आंकड़ा देखें तो 30,000 करीबन वोट मिल गए हैं राव नरबीर जी को। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के उम्मीदवार वर्धन यादव चल रहे हैं और तीसरे नंबर पर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार यानी कि निर्दलीय उम्मीदवार चल रही हैं। लगातार पहले ही राउंड से बढ़त बनाए हुए हैं राव नरबीर सिंह जी, और देखिए उनके समर्थक आपको नजर आएंगे फूलों के गुलदस्ते के साथ पहुंचे हुए हैं। तो ये देखिए लड्डुओं का दौर चल रहा है यहाँ पर। राव नरबीर बादशाहपुर गुरुग्राम की सीट, और वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी राव नरबीर ने बढ़त बनाई हुई है। अभी से वहां पर लड्डुओं का दौर चल रहा है। दोनों राजनीतिक मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर शाहनवाज भाई, जो रागनी की तरफ से सवाल पूछा गया, जम्मू कश्मीर जो उम्मीद कर रही थी बीजेपी, उस हिसाब से नंबर्स नहीं आ रहे हैं, इसके पीछे वजह यहाँ तक कि जम्मू रीजन में भी कंपेरेटिवली मतलब 2014 के मुकाबले झटका सा है। देखिए रागिनी जी बड़ी ज़हीन प्रवक्ता हैं। हरियाणा से फिर बात करते करते वो जम्मू कश्मीर गई। सही है, जम्मू कश्मीर के रिज़ल्ट उनको सूट कर रहे हैं। देखिए घाटी में हम लोगों का पहले भी कोई विधायक कभी रहा नहीं है, ये बात रोमाना जी आपको मालूम है। अब हम लोगों ने डीडीसी और बीडीसी के चुनाव में भी 1-2 सीटें वहाँ जीती थी, और पहले भी हमारा परफॉर्मेंस ऐसा नहीं है कि सीटें घट गई हों। जम्मू कश्मीर में हमारा जम्मू रीजन में ही ज़्यादा काम है, घाटी में हमारा काम उतना नहीं है। हम वहाँ कोशिश करते हैं बहुत से, जैसे कई स्टेट हैं जहाँ कांग्रेस का एकदम काम नहीं है, तो उसी तरह जम्मू कश्मीर में भी जम्मू रीजन में तो हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, घाटी में नहीं हो पा रहा, इसलिए नतीजे ऐसे दिख रहे हैं। जब फाइनल टैली आएगी तो ज़रूर हमारी सीटें कुछ बढ़ेंगी। वहाँ 25 से हम 35 तक जाने, 35 से 40 तक जाने की संभावना हमारी रहती है और होगी भी। लेकिन ओवरऑल ये जो चुनाव है, वो चुनाव हरियाणा में जो हिंदी हार्टलैंड में चुनाव हो रहा था, जहाँ कांग्रेस बहुत उम्मीद कर रही थी जी। ये चुनाव सिर्फ हरियाणा का चुनाव नहीं, ठीक है, ये रिजल्ट महाराष्ट्र भी जाएगा, ये झारखंड भी जाएगा जी, ये दिल्ली भी आएगा जी। ये तो आप समझ जाइए कि लोकसभा के में हारने के बाद भी कांग्रेस ऐसे जश्न मना रही थी तो जैसे जीत गई। दूर तलक जाएगी। और अब ये विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं, ये आगे के लिए सियासी तौर पर मोमेंटम यकीनन यहाँ से बिल्ड करेंगे। और ऐसे में जो वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, अनिल आनंद सर मौजूद है, एक सवाल लेना चाह रहे हैं। अनिल जी, किससे सवाल लेना चाह रहे हैं? मैं शाहनवाज साहब से पूछना चाह रहा हूँ, ये अभी कह रहे हैं कि शायद 40 तक सीटें चली जाएं हमारी जम्मू रीजन से। हाँ। तो अभी तो पिछली बार 25 लिया था, अभी तो 25 को बड़ी मुश्किल से रुझान आ रहे हैं 25-26 के, और 43 में 25 आ रहे हैं। एक मिनट, कहाँ से वो लेंगे? हाँ। और इन्होंने जो अभी कश्मीर रीजन के बारे में स्टेटमेंट दी है, तो ये अपने ही साथी राम माधव जी को कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं। राम माधव जी ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं, जम्मू में बात की उन्होंने कि हम 35 सीटें जम्मू से जीतेंगे और 10 सीटें कश्मीर से जीतेंगे। तो शाहनवाज साहब मुझे लगता है ज़्यादा रियलिस्टिक हैं जो कश्मीर की जो बात कर रहे हैं। अब इनकी बात मानी जाएगा, राम माधव साहब की बात। टाइमिंग भी देखना होगा ना, वो उस वक्त चुनाव प्रचार का समय था और अब आज नतीजों का दिन है, तो नतीजों वाले दिन तो फिर रियलिज्म जो है वो कहीं ना कहीं नेताओं को एक फैक्ट चेक करा ही देता है। शाहनवाज भाई, नहीं देखिए, हम जब चुनाव में जाते हैं, कोई भी पार्टी चुनाव में जाती है और जब उम्मीदवार खड़ा करती है तो हर सीट को जीतने के लिए लड़ती है, ये बात तो सही है। अब जब नतीजे के दिन हम चर्चा करते हैं तो मैंने एक बात आपको स्वीकार की कि घाटी में मैंने बहुत काम किया है, उस इलाके में बचपन से ही काम किया है। युवा मोर्चा के दिनों में ही 93 में मैं डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पूंछ, इस इलाके में जब आतंकवाद बहुत पीक पे था तो वहाँ पे रहकर कैंपेन किया।
तो मैंने ये देखा है कि घाटी में हम मेहनत कर रहे हैं, वहाँ अभी हमारा कार्यकर्ता खड़ा हो रहा है, लेकिन वो सीट में बदलने लायक स्थिति नहीं हुई है। ठीक है, हमें उम्मीद थी कि हम, जो राम माधव जी ने कहा सही कहा कि हम 8-10 सीटों पर हम उम्मीद लगाए हुए थे, और वैसा नतीजा नहीं आ रहा है। ठीक है। लेकिन मुझे फाइनल टैली जब आएगी तो कुछ इम्प्रूवमेंट की बड़ी उम्मीद है वहाँ से। ठीक है जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आर्य साहब मौजूद हैं और हरियाणा को लेकर रागनी आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। आर्य साहब सुनिए जरा सवाल। रागनी जी, मेरा सवाल ये है कि हरियाणा में कांग्रेस की जो स्थिति अब दिख रही है, क्या आपको नहीं लगता कि 10 साल से संगठन के नाम की कोई चीज़ हरियाणा में नहीं है? आपने प्रदेश अध्यक्ष तो बना दिए, लेकिन जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष कुछ नहीं है। जहाँ संगठन नहीं है पार्टी का, वहाँ पार्टी कैसे खड़ी हो? और दूसरी बात, जो पर्ची खर्ची वाला मुद्दा था, पर्ची खर्ची वाले मुद्दे पर जो कांग्रेस के नेताओं के बयान आए उम्मीदवारों के कि कोटा फिक्स है, ये दोनों चीज़ मुझे लगता है कि कांग्रेस को बड़ी तीखी चोट दे के गई हैं। रागनी जवाब दीजिए। देखिए, मुझे अभी भी पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सरकार बनाएगी, लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो क्या क्या कारण रहे उन पर मुझे लगता है समीक्षा होनी चाहिए, जिसमें से आप जो बिंदु उठा रहे हैं कि संगठन निचले स्तर तक संगठन के पदाधिकारी क्यों नहीं बने, इस पे जरूर चर्चा होगी और आगे ऐसा ना हो, संगठन मुस्तैदी के साथ काम कर सके, इस पर भी कांग्रेस पार्टी कार्रवाई करेगी। मुझे लगता है इसके साथ और भी तमाम पहलू हैं जिनको देखा जाएगा। तो आपका सवाल वाजिब है और जो सच्चाई है मैं उससे गुरेज नहीं करती, पर मैं ये जरूर कहना चाहती हूं कि चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी हार भी जाती है तो क्या ये बात झुठला दी जा सकती है कि देश की पहलवान बेटियों के साथ अन्याय हुआ, उनका सम्मान जो है उसको तार तार करने की कोशिश की गई और फिर एक यौन शोषक के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई दिखाई दी? क्या ये बात झुठला दी जा सकती है कि एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से हरियाणा सबसे असुरक्षित राज्य है, वहां पर सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ अपराध होता है, कि बेरोजगारी की दर 34% है, जो कि देश से करीब 4 गुना ज्यादा जो है, वो सब मुद्दे जो है, वो सारे मुद्दे तो फैक्ट्स के जरिए आप लोग जनता के बीच लेकर गए ना रागनी, लेकिन सवाल ये है कि अब जिस तरीके के रुझान और नतीजे जो आएंगे उसके बाद जनता ने किसको स्वीकार किया? नकारा तो देखिए कुछ भी नहीं जा सकता, लेकिन जनता ने किसे स्वीकार किया? कौन सा मुद्दा चला? और जिस बात का जिक्र आर्य साहब यहाँ पर कर रहे थे वो खर्ची पर्ची वाला, और इस बार आपके उम्मीदवार जिसमें असम से शमशेर गोगी साहब से लेकर ये फरीदाबाद एनआईटी वाले, बोलने ही नहीं दिया। इसी पर जवाब, भ्रष्टाचार जो है वो कमजोर नब्ज कांग्रेस की। आप तो आज दनादन गोलियां इतनी जोर से दाग रही हैं कि मुझे तो बचाव करने का मौका भी नहीं मिल पा रहा है। अरे थोड़ा तो मुझे भी मौका दीजिए ना। बिल्कुल, देखिए मैंने क्या कहा, खर्ची पर्ची का मुद्दा अगर आया, हमने जो मुद्दे उठाए वो मुद्दे हम क्यों नहीं पहुंचा पाए? जो उन्होंने लांछन लगाए वो सच ना होने के बाद भी क्यों कांग्रेस के साथ चिपक गए? अगर चिपके तो ये सारी चीजें तो अब आगे मैं बता सकती हूँ ना, इस पे समीक्षा होगी, इस पे बातचीत की जाएगी, इस पे आत्मविश्लेषण होगा। लेकिन आप ये क्यों मान रही हैं? अभी से इतना बड़ा पूर्वानुमान मत लगाइए। 12 से 15 राउंड की काउंटिंग बाकी है, 5-6 बजे से पहले नतीजा नहीं आएगा। आप इतना पूर्वानुमान लग के कांग्रेस पार्टी को मुख्य धारा से हाशिए में मत धकेलिए। अभी वो कहते ना, धीरे धीरे रे मना धीरे ही सब होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल होए। तो ऋतु आने दीजिए ना शाम तक, उससे पहले क्यों हमारे ऊपर ये सारी फायरिंग कर रही है? रोमाना जी नहीं, बिल्कुल फायरिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू तो नहीं हो सकता ना। मतलब जम्मू कश्मीर को लेकर बाजी वाह हम सरकार बना रहे हैं, उन्हीं रुझानों को लेकर, और हरियाणा को लेकर जहां पर अब 12 बजने वाला है, बीजेपी 49, कांग्रेस 35,